अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लिहाजा अपने सीट बेल्ट्स बांध लीजिए। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, सियासत एक बहुत ही गंदा खेल है। यहाँ पर कैरेक्टर असैसिनेशन तो सबसे पहला लाजिम जुज़्व है, जो कि नहीं होना चाहिए, खुदा न खास्ता होता है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपको पता है 3 बड़ी पार्टीज़ हैं, जिसमें एक पीपल्स पार्टी है, एक नून लीग है और एक है जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई। और तीनों की किरदार कशी जो है वो की जाती है। अगर ज़रदारी साहब की बात की जाए तो क्या-क्या गंद उनके ऊपर नहीं उछाला गया, यान अली के साथ उनको जोड़ा गया। अगर बिलावल की बात की जाए तो उनको बिल्लो रानी तक कहकर उनकी जिन्स के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। इसी तरह से अगर इमरान खान की बात करें तो उनके किरदार के ऊपर तो मुसलसल इस तरह की बातें होती आई हैं, यहाँ तक कि अभी भी उन पे केस चल रहा है कि वो टेहरियान को अपनी बेटी या तो माने या इनकार करें। लेकिन जब भी हम लोग इस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं तो अक्सर लोग जो हैं वो मरियम नवाज़ के ऊपर उँगलियाँ उठाते हैं और कहते हैं कि मरियम नवाज़ ने जो है वो खुदा न खास्ता उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हुए कहते हैं कि उन्होंने भी इसी तरीके से शादी की थी, 4 महीने में उनके यहाँ बच्चे की विलादत हो गई थी। और नवाज़ शरीफ जो हैं वो उनको पसंद नहीं करते थे, उनके शौहर को, कैप्टन सफदर को। और ये सारी कहानी के बारे में अक्सर लोग मुझे आके टॉन्ट करते हैं कि अच्छा, आप इमरान खान के बारे में तो बात कर रही हैं, क्योंकि टेरियन केस के बारे में जब हम आपको रिपोर्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि आप मरियम के ऊपर बात क्यों नहीं करती। तो मैंने सोचा कि आज ये कहानी जो है वो आपके सामने रख ही दी जाए और ये क्लैरिफाई कर ही दी जाए। और वैसे भी अभी पिछले दिनों आपको पता है कि मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगाया है, तकरीबन हर जगह पे जाके उन्होंने जल से जुलूस किए हैं। आपको पता अनकरीब जो है वो इलेक्शंस हो भी सकते हैं, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो मरियम नवाज़ जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन से इतनी परेशान हुई कि उन्होंने एक तकरीब में यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान का अगर मेरा बस चले तो मैं उस बंदे का नाम तक लेना पसंद नहीं करती, लेकिन मजबूरी ये है कि वो हमारे ऑपोजिट सियासत कर रहे हैं और उनका नाम लेना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी के लोगों ने मेरी हमेशा कैरेक्टर असैसिनेशन की और ये बताया कि मैंने भाग के शादी की और ये मेरे बच्चों से मुतल्लिक गंदी गंदी बातें की। हालांकि मेरी शादी जो है वो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे दादा दादी ने अपनी मौजूदगी में करवाई थी। और उन्होंने उसका कैसे जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ मिलकर सुने और उसके बाद फिर मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगी कि कैसे इनकी मोहब्बत हुई और कैसे अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल फेस की और क्यों कैप्टन सफदर जो हैं वो घर दामाद बने और कैसे बने। ये सारी कहानी मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन पहले सुन लीजिए कि मरियम नवाज़ कहती क्या है। मैं एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हूँ। मेरे ऊपर मेरा बहुत ताकतवर माशाल्लाह बाप है, मेरे साथ मेरे लोग खड़े हैं, लेकिन मुझे भी उस हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। कैसे? अब देखें, मैं जब पॉलिटिकल बात करती हूँ तो उसके तहरीके इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से मेरे पे पर्सनल अटैक आता है। वो क्या बात करते हैं? वो मेरी शादी पे बात करते हैं। हालांकि मेरी शादी मेरे वालिदैन ने, मेरे दादा दादी ने बड़ी धूमधाम से की थी माशाल्लाह, और आज तक मैं उस शादी को निभा रही हूँ। ये बड़ी बात है। अब मैं किसी के ऊपर कोई पर्सनल अटैक नहीं करना चाहती, लेकिन आज भी ये शख्स जो ज़हनी पस्ती का शिकार है, मैं इसका, मेरी बतौर खातून इंसल्ट है कि मुझे इमरान खान जैसे शख्स का नाम लेना पड़ता है, लेकिन क्योंकि मसाइल का जिम्मेदार वो है तो मुझे उसका नाम बअमरे मजबूरी लेना पड़ता है। जी, तो आप लोगों ने सुना और मैंने आप लोगों के लिए जनाब ये एक पूरा प्लंदा तैयार किया है, पूरी रिसर्च की है और जो रिसर्च मुझे पता लगी है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी पूरी ईमानदारी के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैप्टन सफदर की। जब मरियम नवाज़ के साथ शादी हुई थी तो उस वक्त कैप्टन सफदर की उम्र कितनी थी? उनकी उम्र जो है वो उस वक्त 27 साल थी, जबकि मरियम नवाज़ की उम्र उस वक्त सिर्फ 19 साल थी। अच्छा, अब शुरू करते हैं यहाँ से कि कैप्टन सफदर जो हैं वो बेतहाशा खूबसूरत बताया जाता है कि उस ज़माने में थे। मुझे आज भी याद है कि जब मैं जियो न्यूज़ का प्रोग्राम किया करती थी खबरनाक, उस वक्त हमारे प्रोग्राम में कैप्टन सफदर जो हैं वो एज़ गेस्ट आए थे और वहाँ पर भी हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने ये बात की थी कि कैप्टन सफदर इतने ज़्यादा खूबसूरत हुआ करते थे, क्योंकि मरियम नवाज़ की खूबसूरती के बारे में अक्सर लोग टॉन्ट किया करते हैं कि वो इतनी खूबसूरत थी नहीं, वो हो गई हैं, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरीज़ कराई हैं। हालाँकि मरियम नवाज़ से अभी पिछले दिनों काफ़ी लोगों ने पूछा कि आप सर्जरी कराती हैं, तो उस पे उन्होंने कहा था कि वो किसी किस्म की सर्जरी नहीं कराती, बल्कि वो बहुत ही ग्रेसफुली अपने आप को ग्रेसफुली एज कर रही हैं। तो लोग उनकी खूबसूरती को आर्टिफिशियली बताते हैं। हालाँकि अगर देखा जाए तो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और उनके जो भाई हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत हैं, क्योंकि कश्मीरी हैं तो गोरे-चिट्टे तो हैं ही। लेकिन कैप्टन सफदर जो है वो मुझे हमेशा एवरेज लुक्स के लगे हैं। मुझे कभी नहीं ऐसा महसूस हुआ कि वो बहुत हसीन है या बहुत खूबसूरत है। हमारे प्रोग्राम में भी वो आए थे तो मैंने बड़ी हैरत से उनको देखा और हमारे प्रोड्यूसर्स जो थे वो लगातार ये बता रहे थे
और ये बात जो है अब मैंने जब रिसर्च की है तो उसमें लिखी हुई भी आ गई, तो मैं बड़ी हैरान हुई। कहा जाता है कि ये बड़े वजी थे, बड़े खूबसूरत थे, और जब ये आर्मी में भर्ती हुए तो ऊंचे लंबे तो ये पहले ही थे, और रंग इनका चिट्टा गोरा था, और मानसहरा से इनका ताल्लुक था। और फिर कहा जाता है कि कैप्टन सफदर जो हैं, मानसहरा की जो औरतें हैं, जब वो अपने ड्यूटी से घर आया करते थे तो बावर्दी जब वो घर जाया करते थे तो मानसहरा की औरतें अपनी छतों पर चढ़ जाया करती थी। यानी वो इस कदर इनकी खूबसूरती की को देखने के लिए छतों पे जाती थी। तो मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन ये मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम में भी मैंने सुनी और ये मैंने पढ़ी भी। अच्छा, अब जनाब, मरियम नवाज से शादी से पहले कैप्टन सफदर की क्या रिप्यूट थी और किस तरह से उनकी ईमानदारी के डंके जो हैं वो दूर दूर बजते थे, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कैप्टन सफदर जो हैं वो अपॉइंटेड थे कहाँ पर, वजीर आजम हाउस के अंदर। उस वक्त जो है नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं थी, बल्कि ये उससे पहले की मैं बात कर रही हूँ। तो जब वो वहां पर अपॉइंटेड थे तो उस दौरान इनको वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो जगह होती है रहने के लिए आपको मिलती है कि आपकी ड्यूटी जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में है, तो आपकी ये रिहाइश है, आपने यहाँ अंदर ही रहना है। तो जब ये वहाँ पर पहुँचे तो इन्होंने, कैप्टन सफदर साहब ने वहाँ पर अपनी एक मांग रखी। इन्होंने कहा कि जनाब ये कमरा तो ठीक है जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक अदद अलमारी मुझे उसकी ज़रूरत है। अलमारी यहाँ पर नहीं है, और ख़ास तौर पे मुझे अपनी वर्दी के लिए स्पेशल अलमारी चाहिए जिसमें मैं अपनी अलमारी के अंदर अपनी वर्दी जो है वो प्रॉपर तरीके से जो पूरी एसेसरीज होती हैं उसको लटका सकूँ। तो कहा जाता है कि जो उस ज़माने में कैप्टन सफदर को अलमारी दी गई वो प्योर लकड़ी की अलमारी थी, काफ़ी महंगी लकड़ी की अलमारी थी। और जब वो अलमारी आई कैप्टन सफदर के पास तो उसके ऊपर काफी सारे लॉक्स लगे हुए थे, और उनको ये बताया गया कैप्टन सफदर को कि ये जो अलमारी हम आपको दे रहे हैं ये बेनजीर के जेर इस्तेमाल थी, ये उनकी अलमारी थी, और अब उन्होंने ये अपनी जो अलमारी है इसको रिजेक्ट कर दिया है, तो ये अब आपको दी जा रही है, तो आप इसको जो है वो इस्तेमाल करें। कैप्टन सफदर को इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि किसी ने रिजेक्ट किया है और ये किसकी अलमारी है, उनको बस अलमारी चाहिए थी। तो बताने वाले ये बताते हैं कि जब कैप्टन सफदर ने वो ताले तोड़े और उसके बाद उन्होंने उस अलमारी को खोला, उसकी सफाई की, तो उसके अंदर बहुत सारे हिडन जो हैं वो ड्रॉर्स बने हुए थे। उन हिडन ड्रॉर्स के अंदर से उनको कुछ कीमती जवाहरात और हीरे के जेवरात मिले। और कैप्टन सफदर ने क्या किया कि एक ख़त लिखा और उसके ऊपर लिखा कि ये अलमारी के अंदर कीमती हीरे जवाहरात और ये सारे जेवरात पड़े हुए थे, और इस तरह ये अलमारी मुझे भिजवाई गई है, ये मुझे मिली है, और ये चीज़ें मुझे मिली हैं, और ये कितनी चीज़ें हैं उस सब का रिकॉर्ड बना के पूरी एक फ़हरिस्त बनाकर उन्होंने जनाब वो वापस कर दिया मिलिट्री ऑफिसर को। और जिस वक्त उन्होंने मिलिट्री ऑफिसर को वो चीज़ें पहुंचाई तो मिलिट्री ऑफिसर ने वो चीज़ें आगे बेनज़ीर की जो फैमिली है और बेनज़ीर को पहुंचाई, जिससे कहा जाता है कि कैप्टन सफदर की जो रिप्यूट है वो हर जगह फैल गई कि अगर इनकी जगह किसी और शख्स को ये हीरे जवाहरात मिले होते तो शायद कोई भी इसको वापस ना करता। वहां से कैप्टन सफदर की एक बहुत अच्छी रिप्यूट जो है वो बन गई। कहते हैं कि कुछ दिन गुजरे, कैप्टन सफदर ने वो अलमारी इस्तेमाल करना शुरू कर दी, लेकिन जो हिडन ड्रॉर्स के अंदर के हिडन ड्रॉर्स हैं वहां पर वो भी बने हुए थे जिसके बारे में उनको इल्म नहीं था। और करते करते क्या होता है कि जैसे हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उसके बहुत सारे फीचर्स हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा ये फीचर भी था, हम ये इस्तेमाल नहीं करना आता था। तो इसी तरह कैप्टन सफदर जो हैं उनको पता चला कि एक और मजीद ड्रॉर था और उसके अंदर जो है वो एक हीरे की अंगूठी थी जो बहुत अंदर करके बेनज़ीर साहिबा ने जो है वो अपनी रखी हुई थी उस अलमारी के अंदर, जो वो छुपी हुई थी, पड़ी हुई थी। तो कैप्टन सफदर ने जब वो हीरे की अंगूठी देखी तो उसको भी उन्होंने सेम उसी पैटर्न पे एक खत लिखा, और उसके अंदर उन्होंने लिखा कि जनाब पहले मुझे ये चीज़ें मिली थी, आज मुझे ये हीरे की एक कीमती अंगूठी मिली है और ये मैं आपको वापस कर रहा हूँ। और वो भी उन्होंने मिलिट्री ऑफिसर को जो है मुत्तला किया, उनको हैंड ओवर कर दिया, और इस तरह से वो अंगूठी भी जो है वो बेनज़ीर की फैमिली तक जा पहुंची और तहरीरी नोट के हमरा जो है वो ये वापस आ गए। इसके बाद तो हर जगह पर कैप्टन सफदर की धूमें मच गई और हर शख्स और हर वजीर आजम जो उस जमाने का हुआ करता था वो चाहता था कि हमारे साथ जो ड्यूटी लगे, हमारे साथ जो शख्स हो वो कौन हो, कैप्टन सफदर हो, क्योंकि वो एक बहुत ईमानदार इंसान थे। वो किसी भी किस्म की रिश्वत या किसी किस्म की इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थे, और अपने जो आबाई उनका इलाका था वहाँ के वो एक ख़ानदानी शख्स थे और गरीब फैमिली से यानी मिडिल क्लास फैमिली से उनका ताल्लुक था। उसके बाद क्या हुआ, 1990 आ गया। 1990 के ज़माने में आम इंतखाबात हुए और बहैसियत इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के सरबराह के तौर पर वजारत उज़्मा पर बैठ गए कौन, नवाज शरीफ साहब। अब जनाब नवाज शरीफ साहब जब आए वहां पर तो उनके एडीसी कौन बने, कैप्टन सफदर। कैप्टन सफदर जब उनके एडीसी बने तो ये
नवाज शरीफ की खुशकिस्मती भी थी और ये उनकी बदकिस्मती भी थी, इसलिए क्योंकि उन्होंने पहली मर्तबा जब अपना पूरा स्टाफ देखा, उन्होंने सब लोगों को देखा, तो उनकी जब नज़र पड़ी कैप्टन सफदर पे, तो वहाँ पे उनको बताया गया कि कैप्टन सफदर की रिप्यूट जो है वो बहुत ही कमाल है, बहुत ईमानदार और बहुत ही शरीफ किस्म के नौजवान हैं। उस ज़माने में तो नौजवान ही थे। तो कैप्टन सफदर की उम्र जो है, मैंने आपको बताया, उस वक्त तकरीबन 26 साल थी। तो उन्होंने कहा, नवाज शरीफ ने कहा कि अगर ये इतना शरीफ और इतना अच्छा बंदा है तो ठीक है जी, इसकी ड्यूटी लगाते हैं कि मरियम नवाज को कॉलेज छोड़ना और कॉलेज से लेना इनकी ड्यूटी होगी। कहते हैं कि जो कैप्टन सफदर हैं, मुझे इस वक्त करीना कपूर की एक फिल्म याद आ गई है, बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड में आपने देखा होगा कि करीना कपूर जो है वो सलमान खान से इतनी ज़्यादा इंस्पायर्ड क्यों थी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनकी जो वो फिल्म जो है वो इंस्पायर्ड है मरियम नवाज की ज़िंदगी से, लेकिन एंड पे जाके वो ज़रा और तरीके से फिल्म चेंज हो जाती है। लेकिन बॉडीगार्ड वाला जो सारा सीन है ना, वो इसी से इंस्पायर्ड है। अच्छा, अब होता क्या है? होता यह है कि मरियम नवाज जो है वो कैप्टन सफदर की खूबसूरती, उनकी वजाहत, और वो थी भी उस एज में, यानी 18-19 साल। उस वक्त तो मरियम नवाज की एज जो है, जब शादी हुई तो 19 साल थी, लेकिन उस वक्त उनकी उम्र 17 से 18 साल थी। तो ऐसा इंसान जो अभी नया नया यंग हो, तो ऑब्वियसली वो एक बहुत ही ऐसे शख्स की मोहब्बत में ज़रूर गिरफ्तार हो जाता है, एक क्रश हो जाता है। वो उस ये उम्र ऐसी होती है कि आपको अपने टीचर से प्यार हो जाता है, ये उम्र ऐसी होती है कि आपको अपने क्लास फेलो से प्यार हो जाता है, ये ऐसी उम्र होती है कि आपको किसी बड़े से भी प्यार हो जाता है। तो जब मरियम नवाज ने उनके अंदर बेइंतहा सलाहियतें देखी, उन्होंने जब देखा कि ये शख्स जो है नज़र उठा के भी नहीं देखता, ये बहुत शरीफ है, ये बहुत प्यारा है, ये बहुत ईमानदार है, तो मरियम नवाज को रग़बत हो गई कैप्टन सफदर से, क्योंकि कैप्टन सफदर की तो इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो एक वज़ीर आज़म की बेटी से मोहब्बत कर सकें। बहरहाल फाइनली क्या होता है कि मरियम नवाज जो हैं वो अपने घर में जब ये बात करती हैं कि इस तरह से वो पसंद करती हैं कैप्टन सफदर को, तो यहाँ पर आकर कॉन्फ्लिक्ट आता है। असल में कॉन्फ्लिक्ट दो तरह का आता है, दो तरह की कहानियाँ हैं, दोनों कहानियाँ आपके सामने रखती हूँ, और वल्लाह आलम बाकी इसके बारे में जो है वो आप खुद परसीव कीजिएगा, खुद देखिएगा कि कौन सी सच्ची है। एक कहानी ये कहती है कि कैप्टन सफदर के साथ उनकी मोहब्बत के किस्से चलते रहे, और जब उनके यहाँ बच्चे की विलादत जो है वो मुतवक्को हुई, तो उस वक्त जो है नवाज शरीफ को जब पता चला, तो नवाज शरीफ जो है वो उनकी जान के दर पे आ गए और उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो इसको मार दूंगा। लेकिन फिर लोगों ने उनको समझाया कि वो शरीफ लड़का है, तो उन्होंने फिर उसको फाइनली अपना दामाद एक्सेप्ट कर लिया। एक तो ये कहानी है। इसी कहानी में कुछ लोग इसको नाउजुबिल्लाह कहते हैं कि ये एक नाजायज़ रिश्ता था, और कुछ ये भी कहते हैं कि मरियम नवाज ने उनसे खुफिया तौर पर निकाह तो कर लिया हुआ था, लेकिन बाद में एलानिया शादी हुई थी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि मुकम्मल झूठ है, क्योंकि मरियम नवाज की जब मोहब्बत शुरू हुई थी तो उन्होंने अपनी फैमिली में सबसे पहले अपनी वालदा को अपने एतमाद में लिया था, और उनकी वालदा ने आगे नवाज शरीफ को और उनके जो दादा दादी हैं उनको इस बात पे मनाया था, और मनाने के बाद ही सबकी बाहमी रजामंदी से उनकी शादी हुई थी। ये बात सच है कि नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी जो है वो मानसहरा के एक ऐसे नौजवान के साथ हो जाए जिसके पास एक छोटा सा घर है, और वो एक बहुत ही मिडिल क्लास शख्स है, और वो एक वजीर आजम क्यों शादी करेगा अपनी बेटी की, क्योंकि ऑब्वियसली उसका एक स्टैंडर्ड है, वो नहीं चाहेगा। लेकिन फाइनली इनकी शादी हो गई, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पहले दिन से ही कैप्टन सफदर जो हैं वो घर दामाद हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कैप्टन सफदर ने बाकायदा तौर पे जब मरियम नवाज के साथ शादी की, तो मरियम नवाज ने अपना घर बार छोड़कर मानसहरा माइग्रेट किया, और अपने ससुराल मानसहरा में जाकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। बिल्कुल एक आम खातून की तरह उन्होंने रहना शुरू कर दिया। और आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि जिस वक्त इनकी शादी हुई, उस वक्त कैप्टन सफदर का जो घर था मानसहरा में, वो 10 मरले का घर था, जो उनका आबाई घर था। उसमें सारी फैमिली रहती थी, उनके वालिदैन भी रहते थे। और मरियम नवाज के बारे में बताते हैं कैप्टन सफदर कि उस ज़माने में उनके पास 10 मरले का घर और साथ में एक सुजुकी गाड़ी थी। आपको याद है उस वक्त, उस ज़माने में 90s के ज़माने में जो एक सुजुकी छोटी सी कार हुआ करती थी, तो 1000 सीसी कार जो है वो उस वक्त उनके पास थी। अब एक कॉलम निगार हैं जी एजाज सैयद, उन्होंने जब अपना कॉलम लिखा तो उसमें उन्होंने ये पूछा था कैप्टन सफदर से कि क्या मरियम नवाज उस ज़माने में जब रुखसत होकर मानसहरा गई थी तो वो एक शहजादियों की तरह ज़िंदगी बसर करती थी, या वो घर के काम भी करती थी। तो इस पर उनको बताया गया कि वो घर के काम भी करती थी और उनके वालिदैन की बहुत खिदमत भी करती थी, और अपनी सास के सर में तेल लगा के, जिस तरह अभी मैंने ढेर सारा लगाया हुआ, चंपी भी करती थी, मसाज भी करती थी यानी।
तो अब यहाँ से कहानी में आता है ट्विस्ट और क्लाइमैक्स यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि अगर मरियम नवाज इतनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही थी, अपने ससुराल वालों के साथ एडजस्ट भी हो गई थी, तो फिर कैप्टन सफदर जो हैं उन्होंने क्यों कबूल किया इस चीज़ को कि वो घर दामाद बने। तो यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि कैप्टन सफदर जो है उस ज़माने में, आपको पता है कि आर्मी के अंदर डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, तो वो सिविल सर्विसेज का कोर्स जो है वो मुकम्मल कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने मुकम्मल किया तो उनकी जो पहली पोस्टिंग हुई थी वो उनकी हुई थी कसूर के अंदर। कसूर के अंदर बतौर असिस्टेंट कमिश्नर जब वो वहाँ पर पहुंचे, तो जब वो वहाँ पर पहुंचे तो जो आगे ऑफिसर थे जिनकी आगे फिर पोस्टिंग होनी थी और इन्होंने कसूर जाना था, तो वो जो ऑफिसर थे उन्होंने वहां से माइग्रेट करने से इनकार कर दिया। बल्कि उस ऑफिसर ने क्या किया कि उन्होंने कैप्टन सफदर से ये कहा कि मेरे 4 बच्चे हैं और मेरे बच्चे यहाँ स्कूलों में एडजस्ट हैं, पढ़ते हैं, आपकी तो अभी नई नई शादी हुई है, आप यहाँ पर आ गए हैं तो मेरे लिए बहुत मसला बन जाएगा, तो आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप अपनी पोस्टिंग कहीं और करवा लें। तो कैप्टन सफदर जो है उनकी शराफत का ये आलम था कि वो ये बात मान गए। हालांकि अगर वो चाहते तो असर और रसूख इस्तेमाल करवा सकते थे, उनके तो अपने ससुर जो हैं वो नवाज शरीफ थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने मान लिया। और उसके बाद वो चूनिया चले गए। चूनिया जो है वो बेसिकली कसूर सिटी में जहाँ पर इनकी पोस्टिंग हुई थी वहां से 70 किलोमीटर दूर था, बहुत ही दूर दराज का एक इलाका था। और वहां पर जब ये मरियम नवाज के साथ गए तो मरियम नवाज वहां पे एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल एक देहाती एरिया था। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि 1993 में नवाज शरीफ की हुकूमत भी बरतरफ हो चुकी थी और तब तक जो है कैप्टन सफदर जो थे वो वहां पर थे। तो फिर जो इनके वालिद थे, यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो वालिद थे मियां शरीफ साहब, उनके बारे में बहुत अच्छी रिप्यूट है, लोग कहते हैं कि वो बहुत शरीफ आदमी थे। तो उन्होंने बेसिकली फिर बुलाया था कैप्टन सफदर को अपने पास अपने घर पे और उन्होंने कहा था कि आप जो हैं वो क्या करें कि हमारे घर पर हमारे साथ आकर रहें, क्योंकि आप भी हमारे घर से बिल्कुल करीब ही हैं। तो एक ही शहर में रहते हुए अलग अलग घरों में रहना और आप फिर रेंट पे रहोगे और आपका ताल्लुक पीछे यानी मानसहरा से है, तो बेहतर ये है कि आप हमारे साथ रहो, जिसको कि मरियम नवाज ने भी इंडोर्स किया। और उसके बाद फाइनली कैप्टन सफदर जो हैं उन्होंने इस बात को मान लिया था। और इसलिए भी मान लिया था क्योंकि कैप्टन सफदर के ऊपर उन दिनों में बहुत दबाव था, क्योंकि वो नवाज शरीफ के दामाद थे और बेइंतहा ईमानदार होने के बावजूद उनकी लेग पुलिंग की जा रही थी, उनके ऊपर आए रोज कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाता था। और उसके बाद 1997 में आके आपको पता है कि जो टसल शुरू हुई थी नवाज शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ की और जो सारे मसले हुए थे, तो उसमें परवेज़ मुशर्रफ ने बहुत कोशिश की थी कि इनको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए कैप्टन सफदर को। लिहाजा नवाज शरीफ ने क्या किया था कि उन्होंने अपनी हुकूमत के अंदर उनको बतौर पर्सनल स्टाफ जो है वो मुकर्रर कर दिया था कैप्टन सफदर को। और उसके बाद से लेकर अब तक की सारी कहानी जो है वो ऑलरेडी आपको पता है। मरियम नवाज ये कहती हैं कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचती है जब उनके बारे में इस तरह की बात की जाती है, जबकि वो इस बात से मुकम्मल इनकारी हैं और वो कहती हैं कि प्रॉपर तरीके से उनकी पसंदीदगी के बावजूद उनके घर वालों ने, उनके दादा दादी ने उनकी मर्जी से उनकी शादी की। तो जनाब ये थी सारी कहानी और ये थी पूरी बायोग्राफी। इसके बारे में अगर आप लोग कुछ लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, आइए कमेंट सेक्शन में बताइए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ये जानने के लिए मेरे से कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।